हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ जेकेपीएससी एग्जाम के रिलेटेड होंगे, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ हमारे पास जीएस के रिलेटेड होंगे और 15 यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन से और 15 इंग्लिश सेक्शन से। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। जैसे कि आपको मालूम होगा, इस बार एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। आप 50 में से कितने एमसीक्यूज ठीक करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। हम डेली आपके लिए ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने वीडियो के एंड पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 रत्न्स जीवल्स ऑफ जैनिज्म। आपको 3 जो रत्न है ना, 3 रत्नाज हैं, जीवल्स हैं जैनिज्म के, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बताएं क्या आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द 3 रत्नाज जीवल्स ऑफ जैनिज्म। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और आपको सही आंसर चूज करना है। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। राइट फेथ की बात की जाए, राइट नॉलेज की बात की जाए एंड राइट कंडक्ट की बात की जाए, ये 3 रत्न्स हैं, जीवल्स हैं जैनिज्म के। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आपको जैनिज्म को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। द 3 रत्नास जीवल्स ऑफ जैनिज्म आर सम्यक दर्शना। ठीक है, सम्यक दर्शना का मीनिंग क्या है? राइट फेथ। नोट करो जल्दी से, सम्यक दर्शना का मीनिंग है राइट फेथ। फिर है सम्यक जनाना। सम्यक जो हमारे पास जनाना है, इसका मीनिंग है राइट नॉलेज। इसका मीनिंग क्या है? राइट नॉलेज। फिर है हमारे पास सम्यक चरित्रा। अब सम्यक चरित्रा का मीनिंग क्या है? राइट कंडक्ट। क्या है? राइट कंडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है? 3 जीवल्स हैं। ठीक है, रत्नास हैं, किसके? जैनिज्म के। तो आपने ये याद रखना है, सम्यक जो हमारे पास दर्शना है, राइट फेथ को कहा जाता है। सम्यक जनाना, राइट नॉलेज को कहा जाता है। सम्यक चरित्रा, राइट कंडक्ट को कहा जाता है जैनिज्म में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आपको जैनिज्म को अच्छे से पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। देखिए, रिवर ब्रह्मपुत्र जो है किस नाम से जाना जाता है जैसे ही ये इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिहांग। दिहांग इज द करेक्ट आंसर। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज दिहांग एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आपको रिवर्स को अच्छे से पढ़ना है, रिवर के निक नेम पढ़ने हैं, ट्राइब्यूटरीज पढ़नी है ओवरऑल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब देखिए, ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये ओरिजिनेट्स होता है तिब्बत में। कहाँ पे? तिब्बत में ये ओरिजिनेट होता है। और यहाँ पे ये किस नाम से जाना जाता है? संगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, संगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, अब नेर नमछा बरवा, नमछा बरवा के नजदीक इट इंटर्स इंडिया, ये इंडिया में इंटर होता है और ये किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नोट करो जल्दी से, इट इज जॉइंड बाय ट्राइब्यूटरीज लाइक दिबांग, लोहित एंड कमिंग। ये इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज हैं। जो मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, कमिंग हो गया। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र को हमारे पास जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इंटर होता है तो किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? संगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। दिबांग, लोहित, कमिंग इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज है। तो यहाँ पे आपने रिवर्स के निक नेम भी पढ़ने हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लेक्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी टू सुपरवाइज एक्सपेंडिचर बाय सेपरेटिंग इनकम रिकॉर्ड्स फ्रॉम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा? अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, इस क्वेश्चन का आंसर है दीवान वकूफ। ओके, दीवान वकूफ जो है ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था जो इंट्रोड्यूस किया था किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये आप नोट कर लेना, टू सुपरवाइज करने के लिए एक्सपेंडिचर बाय सेपरेटिंग इनकम रिकॉर्ड्स फ्रॉम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स। देखें, अगर हम बात करें कुछ और दीवान के बारे में, ये एग्जाम में बनते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। और दीवान वकूफ की बात करें तो इंट्रोड्यूस बाय जलालुद्दीन खिलजी टू सुपरवाइज एक्सपेंडिचर बाय सेपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स। इसके बारे में आप ये याद रख लेना। और दूसरा, दीवान मुस्तक राज, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। दीवान मस्तक राज की बात करें, दीवान मस्तक राज ये सेटअप किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको रिकवर करने के लिए? अरेयर्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ दीवान आमिर कोही की बात करें, ये भी पूछा जाता है। तो ये स्टेब्लिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, किस लिए? टू प्रमोट करने के लिए कल्टीवेशन ऑफ अनकल्टीवेटेड लैंड विद स्टेट सपोर्ट। तो ये सारे के सारे दीवान आप याद रखेंगे।
दीवाने वकूफ़ की बात करें, इंट्रोड्यूस किया जलालुद्दीन खिलजी ने, किस लिए किया था? सुपरवाइज करने के लिए एक्सपेंडिचर बाय सेपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स। और दीवाने मस्तक राज की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको यहाँ पे सेटअप किया, किस लिए? रिकवर करने के लिए अरेयर्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट्स। और दीवाने अमीर कोही की बात करें तो ये स्टेब्लिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, प्रमोट करने के लिए कल्टीवेशन ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड विद स्टेट सपोर्ट। तो ये आपने याद रखना है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको ये इंडियन हिस्ट्री पढ़नी ही है, मेडिवल हो, एंशिएंट हो या मॉडर्न हो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, मेमस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट। बताएं जो मेमस है ये रिसेंटली न्यूज में था और आपसे पूछा गया है कि ये हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट कौन से प्लेनेट का है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सही आंसर चूज करना है, क्या आंसर रहेगा। जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो सैटर्न इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है, ठीक है, सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, मेमस क्या है? मेमस इज सैटर्न स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट मेजर मून, आल्सो नोन एज सैटर्न फर्स्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। ये क्या है? सैटर्न का स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट मेजर मून माना जाता है और ये डिस्कवर्ड किया गया था 1789 में बाई विलियम हैशल के थ्रू। ओके, ये पॉइंट आप नोट करें, किसने इसको डिस्कवर किया? 1789 में हमारे पास विलियम हैशल के थ्रू ये डिस्कवर किया गया था। और रिसेंट स्टडीज की बात की जाए, रिसेंट स्टडीज सजेस्ट ए हिडन ओशन बीनीथ इट्स सरफेस फॉर्म्ड 5 to 15 मिलियन ईयर अगो। रिसेंट स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि एक हिडन ओशन जो है इसकी बेनीथ सरफेस में है, जो बना कब? 5 से 15 मिलियन ईयर अगो पहले बना है। तो आपने याद रखना है, मेमस जो है ये हमारे पास सैटर्न का स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट मेजर मून माना जाता है और ये सैटर्न फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, बुबेनिक प्लेग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारे पास बुबेनिक प्लेग है ये हमारे पास रिसेंटली न्यूज में था और ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है। और कौन सी यहाँ पे बैक्टीरिया से काज होती है या फंगस या हेलमिंथस या वायरस से? तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, आपने भी चूज किया होगा बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से ये फैलती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है? बुबोनिक प्लेगो की बात करें अगर हम, तो यहाँ में आपने याद रखना है इस काज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। इस बैक्टीरिया का आपने नाम याद रखना है, क्या नाम है? बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। ओके, और कॉमनली फाउंड इन स्मॉल मेमल्स एंड फ्लीज। और ये कॉमनली किस में पाया जाता है? स्मॉल मेमल्स में एंड फ्लीज में पाया जाता है। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बुबेनिक प्लेग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस रूपा वेदा सीक्रेट्स ऑफ द फॉर्म। देखिए, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर में आपने पेंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, तो यहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है रूपा वेदा के बारे में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रूपा रेफर्स टू ए सब्जेक्ट ऑटर्स फॉर्म, ठीक है, एंड वेदा रेफर्स टू डिस्टिंक्शन। ये पॉइंट आप नोट कर लें। अब देखें, जो हमारे पास रूपा की बात की यहाँ पे हो रही है, रूपा वेदा की। ओके, रूपा रेफर्स टू ए सब्जेक्ट ऑटर्स फॉर्म्स आर अपीयरेंस और वेदा मींस डिस्टिंक्शन आर डिफरेंस। रूपा वेदा अलाउज आर्टिस्ट, या अलाउज करती है आर्टिस्ट को टू डिपिक्ट करने के लिए थिंग्स को एग्जैक्टली एज दे अपीयर, जैसे कि वो दिखती है। आपने पेंटिंग में पढ़ा होगा, ठीक है, और पेंटिंग्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। वारली पेंटिंग की बात करें, बसोली पेंटिंग की बात करें, इस तरह की जो भी पेंटिंग्स हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया है और पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बताइए क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट फर्स्ट, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934। बी ऑप्शन दिया गया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935। सी ऑप्शन दिया गया, जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड इन 1938 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया शुड बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। बताएं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें ना यहाँ पे द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले इसको पुट फॉरवर्ड किसने किया? एम.एन. रॉय ने किया, बिल्कुल सही है। 1934 में किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1935, ये भी करेक्ट है। और जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड इन 1938, इन्होंने 1938 में डिक्लेयर किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का ये फ्रेम्ड किया जाएगा बाय ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू इलेक्टेड बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। तो सारी की सारी स्टेटमेंटें बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉलम वाइज भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपने थोड़ा सा अच्छे लेवल से तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें
प्रियम्बल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पहले वाले एग्जाम में भी पूछा गया है, जेके पीएसआई की अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में तो दिया गया है। प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या मेजोरिटी कम्युनिटी। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, जिसकी बात की जाए आर्टिकल 29 और 30 में होती है, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ रिलीजियस की बात करें, कल्चरल की बात करें या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करें, तो सबके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, उबर लॉन्च्ड उबर शिकारा, ए वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। उबर ने लॉन्च किया है उबर शिकारा, एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, कहाँ पे, डल लेक में। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर इसका सही आंसर है। ठीक है, श्रीनगर में डल लेक आता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उबर लॉन्च उबर शिकारा, ए वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन डल लेक। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स मैंने 2024 के सारे पढ़ाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, चेक कर लेना और देख लेना। अगर आपको फिर भी नहीं मिलेगा तो आप सर्च कर लेना जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स बाय लर्न विद मीजू, तो आपको अच्छे से इन डिटेल हर एक चीज़ मिल जाएगी, तो आप वो जरूर देख लेना। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेकेपी कंस्टेबल के एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सब मैंने पढ़ाए हुए थे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, तो वो आप जरूर जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 पूछा गया, नेम द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है चिलिका लेक। ओके, चिलिका लेक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लेक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि लेक्स पे बेस्ड जेकेएसएसबी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और हर एक एग्जाम में पूछता ही रहता है, तो लेक्स को अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वेटलैंड साइट्स को भी पढ़ लेना, तो चिलिका लेक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, विच वायरस इज करंटली काजिंग एन आउटब्रेक इन चाइना। क्या आंसर रहेगा, न्यूज में था, जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ओके, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में, HMPV के बारे में, तो ये रिसेंटली अगर हम बात करते हैं करंटली, तो इसी ने काज किया है आउटब्रेक चाइना में, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। इसका नाम क्या है, नोट कर लो, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेटलैंड इन इंडिया इज करेक्ट। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया, कोलीरू लेक इज ए वेटलैंड इन आंध्र प्रदेश। दूसरा दिया गया, द्वीपर बील इज ए वेटलैंड इन बिहार। कबरताल वेटलैंड इज ए वेटलैंड इन गुजरात। नाल सरोवर इज ए वेटलैंड इन असम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेटलैंड्स इन इंडिया इज करेक्ट। पहले स्टेटमेंट की बात करें, कोलीरू लेक इज ए वेटलैंड इन आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। द्वीपर बील इज ए वेटलैंड इन बिहार, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये असम में है। कहाँ पे है, असम में। और कबरताल वेटलैंड इज ए वेटलैंड इन गुजरात, बिल्कुल गलत, ये हमारे पास बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। और यहीं पे अगर बात की जाए नल सरोवर की, तो ये हमारे पास गुजरात में है, असम में नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर रहेगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए आपने जो है ना अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर रहेगा, महाराजा हरि सिंह इशूड ऑर्डर नंबर 1 ऑन March 26, 1928 टू एस्टेब्लिश द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बी स्टेटमेंट दिया गया, लाला कन्वर सेन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सी दिया गया, लाला बहुत राज सावनी एंड खान साहिब आगा सैयद हुसैन वर द फर्स्ट 2 पियोन जजेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है, जल्दी से आंसर चूज करें। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, महाराजा हरि सिंह इशूड ऑर्डर नंबर 1 ऑन March 26, 1928 टू इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल सही है। लाला कन्वर सेन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी सही है। और लाला बोध राज सावनी एंड खान साहिब आगा सैयद हुसैन वर द फर्स्ट 2 पियोन जजेस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट को भी देख लेना, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, वेयर इज फतेहपुर सीकरी, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया लोकेटेड। क्या आंसर रहेगा, आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है MP, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये कौन सी स्टेट में है, MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, व्हाट आर द प्री मॉनसून शॉवर्स इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका कॉमनली नोन एज। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। व्हाट आर द प्री मॉनसून शॉवर्स इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका कॉमनली नोन एज।
क्लाइमेट से क्वेश्चन लिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है मैंगो शॉवर्स। मैंगो शॉवर्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर रहेगा, याद रखना। प्री मॉनसून शॉवर्स इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका कॉमनली नोन एज मैंगो शॉवर्स। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया इज करेक्ट। अब ना रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट ए दिया गया, नेशनल हाईवेज और मेजर रोड्स कनेक्टिंग कैपिटल्स, पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी स्टेटमेंट दिया गया, स्टेट हाईवेज कनेक्ट मेजर सिटीज एंड टाउन्स विद इन ए स्टेट एंड आर मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट मेजर टाउन्स एंड लार्ज विलेज टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय जिला परिषद एंड PWD। ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। आप सबको मालूम है कि नेशनल हाईवेज जो है ये मेजर रोड्स हैं जो कनेक्ट करती हैं कैपिटल, स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, और इनको मेंटेन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्टेट हाईवेज हैं इनको कौन मेंटेन करता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD। और डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो इसे मेंटेन किया जाता है जिला परिषद और PWD के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज अनाउंस्ड बाय विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा, लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर। हिस्ट्री से ही क्वेश्चन लिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो लॉर्ड कर्जन जो है इसी ने अनाउंस किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्प्लिट द बंगाल प्रेसिडेंसी इनटू ईस्ट बंगाल एंड असम एंड वेस्ट बंगाल। अनाउंसमेंट की बात करें तो मेड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन जुलाई 20, 1905 में इसने क्या किया था? अनाउंसमेंट की थी इसकी। और इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? पार्टीशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन अक्टूबर 16, 1905। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इन साउथ कश्मीर इज नोन एज तंबाकू फ्री विलेज। बताएं क्या आंसर रहेगा? करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, JNK के रिलेटेड है, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है शेरगुन शंगस। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो ये तंबाकू फ्री विलेज बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखें, शेरगुन शंगस इज ए तंबाकू फ्री विलेज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, साउथ कश्मीर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और द कम्युनिटी बैन तंबाकू प्रोडक्ट्स आफ्टर ए प्लेज इन द लोकल मॉस्क। ओके, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, द विलेज हैज एक्टिवली एम्ब्रेस्ड द एंटी तंबाकू मूवमेंट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है शेरगुन शंगस इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं ना, ये यंग जनरेशन ही ऐसा कर सकती है, ठीक है। यंग जनरेशन अगर ऐसा काम करेगी तो सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है। तो तंबाकू फ्री बनाना हो किसी विलेज को, अल्कोहल से लोगों को मना करना हो, जो भी है, ओवरऑल इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो ये सिर्फ यंग जनरेशन ही कर सकती है, वरना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स में हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तंबाकू फ्री विलेज की, तो हमारे पास प्यारे दोस्तों शेरगुन शंगस। ओके, इसका नाम क्या है? शेरगुन शंगस। ये हमारे पास ना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपने याद रखना है ये तंबाकू फ्री विलेज बना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई वेयर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। साइंस से क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर है मायोपिया। मायोपिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है। ओके, मायोपिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। GS का ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम कंप्यूटर सेक्शन पे 15 MCQs डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश पे बेस्ड डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है नलिन प्रभत। ओके, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नलिन प्रभत की बात करें तो ये करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 20 MCQs हो चुके हैं जनरल अवेयरनेस से। यहाँ पे आपने कितना स्कोर किया है 20 में से, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरह से आप कंप्यूटर सेक्शन में 15 में से कितने सही कर पा रहे हैं, या इंग्लिश सेक्शन में, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे फॉल कर रही है। और जिन भी टॉपिक्स में से मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना ही है। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट का मीनिंग ही यही होता है कि इससे आपको एक आइडिया चल सके, आपको पता तो चल सके आखिर आपको पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है ओवरऑल। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट, अगर आपको JK PSI के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर नायब सिलदार के लिए, तो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहीं पे आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया की बात करें, कंप्यूटर नोट्स एंड MCQs, स्टैटिक GK एंड MCQs, ठीक है। J&K GK के भी आपको MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे 2000+। यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट्स, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट अपकमिंग डेज में आपके होंगे। और यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको 2023-24 के मिल जाएंगे।
साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी, जिसमें आने वाले वीडियोज़ के जो लेक्चर होंगे उनके लिंक और पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे। और यहीं पे आपके टेस्ट के पीडीएफ भी आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो 499 रुपीज़ इसकी फ़ी रहने वाली है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है, ओके। और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डेली रात को आपका क्विज़ हुआ करेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है, इन ए वेबसाइट द होम पेज रेफर्स टू। कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, इन ए वेबसाइट जो होम पेज होता है इसको आप क्या कहते हैं? बेस्ट पेज, लास्ट पेज, फर्स्ट पेज, द मोस्ट रिसेंट पेज। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इन ए वेबसाइट द होम पेज रेफर्स टू द फर्स्ट पेज। द फर्स्ट पेज हमारे पास सही आंसर रहेगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन पूछा गया है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल अवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड ए। तो क्या आंसर रहेगा? द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में जो कन्वर्ट कर देता है, दैट कैन ट्रेवल अवर टेलीफोन लाइन्स, इसे आप क्या कहते हैं? रेड वायर, ब्लू कॉर्ड, टावर, मॉडम। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉडम। ठीक है, मॉडम इज द करेक्ट आंसर। द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल अवर टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड ए मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, ए प्रोग्राम either talk or music that is made available in digital format for automatic download over the internet is called a dash। आपसे पूछा गया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें टॉक या म्यूजिक की बात की जाए, दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट, और जो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होता है फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड के लिए, अगर हम बात करते हैं ओवर द इंटरनेट, इसे क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसको भी आप पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। तो कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है इसको अच्छे से आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल बैंकिंग कैन बी रिसोर्टेड थ्रू, कि जो डिजिटल बैंकिंग है ये किसके थ्रू रिसोर्टेड होती है? मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टेलीफोन्स, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ओके। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग की, तो ये रिसोर्टेड होती है मोबाइल फोन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और टेलीफोन्स के थ्रू। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रीस्ट्रक्चरिंग या फिर रीन्यूइंग। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन में पूछा गया है, पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, रीन्यूइंग। इस क्वेश्चन का आंसर है अपडेटिंग। अपडेटिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आप पीरियोडिकली ऐड करते हैं, चेंज करते हैं या डिलीट करते हैं ना फाइल रिकॉर्ड्स को एक फाइल में, वो हमारे पास अपडेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अपडेटिंग कहलाता है। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर टू, ऑप्शन ए दिया गया एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद रिमोट कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी दिया गया है ट्रांसफर लार्ज फाइल्स ओवर द नेटवर्क, ऑप्शन सी दिया गया इनक्रिप्ट डेटा फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन दिया गया इस्टेब्लिश ए कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओके, एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद रिमोट कंप्यूटर्स। याद रखना, टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड कम्युनिकेट विद रिमोट कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। टेलनेट पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो ये ध्यान देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वेब ब्राउजर इंक्लूड्स AI फीचर्स लाइक एन इंटीग्रेटेड AI चैटबॉट एंड राइटिंग टूल्स। बताइए क्या आंसर आएगा? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउजर। पहले तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी है? वेब ब्राउजर की है। ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर जो है जो इंक्लूड्स करता है AI फीचर्स को, जैसे कि इंटीग्रेटेड AI चैटबॉट हो गया एंड राइटिंग टूल्स की बात की जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, विच मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम
इज कॉमनली यूज्ड एज सर्वर सिस्टम। बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड होता है एज ए सर्वर सिस्टम के तौर पे? यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, मैकओएस। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लिनक्स। ओके, लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। लिनक्स जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कॉमनली यूज किया जाता है एज ए सर्वर सिस्टम के तौर पे, तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि लिनक्स की बात करें, अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस साइमल्टेनियसली, कॉमनली यूज्ड एज सर्वर सिस्टम के तौर पे यूज किया जाता है। यूनिक्स की बात करें, ये डिजाइन किया जाता है मल्टीपल यूजर्स के लिए, यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट पर्पसेज के लिए यूज होता है। और विंडोज की बात करें तो ये सपोर्ट्स करता है मल्टीपल यूजर अकाउंट्स को एंड प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स को। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 29 पूछा गया, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। बताइए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग। क्या आंसर आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अब यहाँ पे देखना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें अगर हम, तो ये क्या करता है? चेंज करता है अपीयरेंस ऑफ ए टेक्स्ट को, सच एज साइज की बात करें या कलर की बात करें, और इट इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर्स टू इनहांस डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। बताए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द मदरबोर्ड। फिर पूछा गया है, द अदर नेम ऑफ ए मदरबोर्ड इज द सिस्टम बोर्ड। फिर आपसे स्टेटमेंट में दिया गया, द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द सिस्टम यूनिट। बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मेन सिस्टम बोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, उसे मदरबोर्ड ही कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ मदरबोर्ड क्या है? सिस्टम बोर्ड है। और जो बॉक्स जो कंटेन करता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर को, इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, द टर्म डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क। इसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर चूज करें। द टर्म डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ ए कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ ए कीबोर्ड। ये किस तरह से होता है? किसके थ्रू होता है? कीबोर्ड के थ्रू होता है। जो भी आप डेटा या फिर आप टेक्स्ट को इंटर करते हैं या फिर न्यूमेरिकल डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। फंक्शन इनसाइड एन अदर फंक्शन इज कॉल्ड ए नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट के बारे में, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, बिल्कुल सही है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल, बिल्कुल सही है। फंक्शन इनसाइड एन अदर फंक्शन इज कॉल्ड ए नेस्टेड फंक्शन, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, डैश सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिलेक्टेड सेल्स। बताएं क्या आंसर आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा मर्जिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मर्जिंग सेल्स जो होते हैं ना, मर्जिंग सेल्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिलेक्टेड सेल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, विच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली मॉर्गेज पेमेंट। बताइए क्या आंसर आएगा? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर देना है। विच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली मॉर्गेज पेमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है PMT पेमेंट। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पे हमारे पास 15 MCQs कंप्यूटर सेक्शन से हो चुके हैं। अब हम इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास 15 MCQs होंगे ये इंग्लिश सेक्शन से होंगे और आपने ध्यान से आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द फ्रेज ब्रेक ए लेग मीन। ब्रेक ए लेग मीन का क्या मतलब है? देखिए, इडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चंस तो आपको पूछे जाएंगे और आपसे पूछा गया है ब्रेक ए लेग मीन, इसका क्या मतलब है? जल्दी से आंसर चूज करें, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ब्रेक ए लेग का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम बात करें, ब्रेक ए लेग इज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये यूज्ड किया जाता है
टू विश समवन गुड लक, किसी को क्या करने के लिए, विश करने के लिए, गुड लक, स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस आर ए बिग इवेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, ए नॉन लिटरल वे टू विश समवन गुड लक स्पेशली इन थिएटर। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। ब्रेक ए लेग मीन ए नॉन लिटरल वे टू विश समवन गुड लक स्पेशली इन थिएटर। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, व्हाट डज द फ्रेज बीट अराउंड द बुश मीन। बीट अराउंड द बुश मीन, इसका क्या मीनिंग है। देखिए अगर हम इस फ्रेज की बात करते हैं तो बीट अराउंड द बुश मीन्स टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट ए टॉपिक आर टू डिले गेटिंग टू द पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन आर वेस्ट टाइम। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट क्या होता है, पॉपुलर। आपको बताना है एमिनेंट का एंटोनियम क्या है। एंटोनियम क्या हुआ, अपोजिट वर्ड क्या है। देखिए यहाँ पे सेलिब्रेटेड, फेमस, डिस्टिंग्विश्ड, अननोन क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अननोन। अननोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे अननोन इसका सही आंसर रहेगा। और आपको मालूम होना चाहिए एमिनेंट क्या होता है, समवन हु इज फेमस, ठीक है, और हाईली रिगार्डेड इन ए पार्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का साइनोनियम क्या है, सेम मीनिंग क्या है। तो अगर हम बात करें अबंडेंट क्या होता है, मीन समथिंग दैट इज प्लेंटीफुल और इन लार्ज क्वांटिटीज। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में प्लेंटीफुल है, ठीक है। रेयर तो होगा ही नहीं, ना ही लिमिटेड, ना ही यहाँ पे स्केर्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेंटीफुल होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अबंडेंट क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी क्वांटिटीज में हो, लार्ज क्वांटिटीज में हो, तो प्लेंटीफुल भी इसका सही रहेगा, ठीक है। साइनोनियम जो रहेगा अबंडेंट का वो हमारे पास प्लेंटीफुल रहेगा। प्लेंटीफुल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बकेट। क्या आंसर आएगा, मे, कैन, माइट, विल। इस क्वेश्चन का आंसर है कैन। कैन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, एबिलिटी के साथ होता है, एबिलिटी के साथ। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, जैसे कि मैं बोलूँ। और इसी के साथ परमिशन के साथ भी कैन का यूज होता है। परमिशन के साथ जैसे कि टू आस्क फॉर, आई गिव कंसेंट। एग्जाम्पल के तौर पे कैन आई बारो योर पेन। फिर मैं बोलूँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ भी कैन का यूज होता है, टू इंडिकेट समथिंग इज पॉसिबल आर लाइकली टू हैपन, जैसे कि इट कैन बी वेरी हॉट इन द समर। रिक्वेस्ट के साथ भी यूज होता है, जैसे कि यूज टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली। एग्जाम्पल के तौर पे कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। ऑफर के साथ भी कैन का यूज होता है, टू ऑफर हेल्प और असिस्टेंस। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, इस तरह से कैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, डैश आई बारो दिस पेन फ्रॉम यू। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। मे, कैन, माइट, शुड, यहाँ पे क्या सही आंसर रहेगा। डैश आई बारो दिस पेन फ्रॉम यू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मे आएगा। मे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा। मे आई बारो दिस पेन फ्रॉम यू। अब देखिए मे का यूज भी हमारे पास ना परमिशन के साथ किया जाता है, टिपिकली इन मोर फॉर्मल कंटेक्स्ट में, ठीक है। आस्किंग फॉर परमिशन, मे आई लीव अर्ली टूडे जैसे हो गया। गिव परमिशन के साथ भी होता है, जैसे यू मे यूज माई फोन। तो मे का यूज हमारे पास परमिशन के साथ भी होता है, पॉसिबिलिटी के साथ भी होता है, जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे या टुमारो, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन के साथ होता है, जैसे मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। विशेस और होप्स के साथ, ये पॉइंट आप नोट करना, विशेस और होप्स के साथ भी मे का यूज होता है, जैसे मे यू हैव ए सक्सेसफुल ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, ही सैड आई विल रिटर्न टुमारो। बताइए क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने देखें, नरेशन हो जाए या फिर एक्टिव पैसिव की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आंसर आएगा, ही सैड आई विल रिटर्न टुमारो। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का आंसर है ही सैड दैट। ही सैड दैट ये तो सब में है, जैसे कि आपने देखा होगा। ही सैड दैट, यहाँ पे आएगा ही और साथ में विल है ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड। यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, पहला तो आएगा ही नहीं। वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे आएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बस सी ही इसका सही आंसर है। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन भी यहीं से रॉन्ग हो गया और डी तो है ही रॉन्ग है, ठीक है। ही सैड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे आएगा। नरेशन का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके देख लेना, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उस वीडियो को आप देख लेना, या एक्टिव पैसिव जो भी आपको देखना हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, द बॉस सैड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सैड टुडे। क्या आंसर आएगा, द बॉस सैड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सैड टुडे। अब यहाँ पे प्लीज आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सैड दैट डे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया विच सेंटेंस यूजेस द वर्ड सेल करेक्टली। अब होमोफोन से क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से आंसर चूज करें, क्या रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। पहला दिया गया द प्रिजनर इज लॉक्ड अप इन ए सेल, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। SELL सेल नहीं आएगा, CELL आएगा। दे सेल द फ्रूट्स एट हाई प्राइस, ये बिल्कुल सही है। शी लाइव्स इन ए स्मॉल सेल, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। तो आपको होमोफोन्स को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, होमोफोन्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया विच सेंटेंस यूजेस द वर्ड एल्टर करेक्टली, बताए क्या आंसर आएगा। यहाँ पे भी होमोफोन से ही क्वेश्चन लिया गया है। एक होता है ALTAR और एक होता है ALTER। अब दोनों में डिफरेंस तो आपको मालूम होगा। ALTAR एल्टर होता है जो हमारे पास कोई भी एक रेज्ड स्ट्रक्चर या टेबल यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम बात करें इन्हें 4 टेम्पल में। ओके, और ALTER एल्टर क्या होता है। एल्टर का मीनिंग होता है टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है ALTER एल्टर का यूज़ कहाँ पे सही हुआ है। ऑप्शन ए है दे डिसाइडेड टू एल्टर द डिज़ाइन ऑफ द एल्टर, ये तो गलत है। शी वांटेड टू एल्टर हर ड्रेस एट द एल्टर, ये भी गलत है। द प्रीस्ट स्टूड नियर द एल्टर ड्यूरिंग द सेरेमनी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ALTER एल्टर का मीनिंग होता है, याद रखना, रेज्ड स्ट्रक्चर अ टेबल यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे कि किसी चर्च की बात हो या फिर टेम्पल की बात हो। जैसे द प्रीस्ट प्लेस्ड द कैंडल्स ऑन द एल्टर ड्यूरिंग द सेरेमनी। और एल्टर की बात करें, ALTER एल्टर की बात करें तो ए वर्ब मीनिंग टू चेंज और मॉडिफाई समथिंग। शी डिसाइडेड टू एल्टर हर ड्रेस फॉर द वेडिंग। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है आई हैव कंप्लीटेड डैश MBA डिग्री, बताएं कौन सा आर्टिकल आएगा। इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा, आई हैव कंप्लीटेड एन MBA डिग्री, ठीक है, एन आएगा। बाकी अगर आपको आर्टिकल का वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लेना। इट टुक डैश आवर टू रीच द एयरपोर्ट, पता है क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी एन आएगा, इट टुक एन आवर टू रीच द एयरपोर्ट। एन का पता ही आप सबको कहाँ पे यूज होता है, ये एक इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवल साउंड। ओके, तो आपने याद रखना है बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल साउंड, जो हमारे पास वोवल साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ एन का यूज़ करते हैं, या फिर जो साइलेंट हो जिसमें एच, ठीक है। जैसे कि वेयर द साउंड स्टार्ट्स विद द वोवल, जहाँ पे साउंड किसके साथ शुरू हो, वोवल के साथ शुरू हो। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, जैसे एन ऑनेस्ट होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया ही टीच अस ग्रामर, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। एक्टिव पैसिव भी आपको आने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा वी आर टॉट। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, टॉट ग्रामर बाय हिम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, बताए क्या आंसर आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर बाय अस। ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। ऑल लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर बाय अस इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव पैसिव का वीडियो भी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आर्टिकल की बात करें, रिलेटिव क्लॉज की बात करें, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप ज़रूर जाके इंग्लिश की प्लेलिस्ट में देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक हो या बाकी वाले जो भी है सेशंस, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप इजीली जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, बताएं क्या आंसर आएगा। ऐसे बंदे को आप क्या कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है मीसोलॉजिस्ट। यहाँ पे दिया गया है बाइब्लियोफाइल क्या होता है, देखें। बाइब्लियोफाइल की जब बात करते हैं, एक पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, ओके। और फिलोलॉजिस्ट क्या होता है, ए पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज इन रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज। और मीसोगाइनिस्ट क्या होता है, मीसोगाइनिस्ट एक ऐसा बंदा जो क्या करे, हेटेड करे टुवर्ड वुमेन, ठीक है। ये जो टर्म है, ये जो हमारे पास मीसोगाइनिस्ट टर्म है, यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, बिलीव्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं डीप सीटेड डिसडेन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो यहाँ पे इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया था। हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए, हर एक क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स समझ के चले। तो आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। हम डेली आपके लिए इसी तरह से सेशंस लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। बाकी मैंने आपको PDF आने वाले OMR बेस्ड मॉक टेस्ट का बता दिया है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, ओके, और आपने रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आपके डेली टेस्ट भी होंगे और आने वाले लेक्चर्स के PDF भी आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।